गुड मॉर्निंग दोस्तों। करियर फाउंडेशन के क्लास में आपका स्वागत है। और मैं सुनील कुमार यहाँ पीजीटी केमिस्ट्री झारखंड पीजीटी केमिस्ट्री और लैब असिस्टेंट ये पीजीटी केमिस्ट्री और झारखंड लैब असिस्टेंट का केमिस्ट्री क्लास लेने वाला हूँ। और ये जो केमिस्ट्री है ये बहुत ही बेहतरीन सब्जेक्ट है। ये कोई रटने उठने वाला सब्जेक्ट नहीं है। इसमें भले ही बहुत सारे एक्सेप्शन है, पर इसको शानदार तरीके से समझने वाला सब्जेक्ट है। तो जो झारखंड पीजीटी और लैब असिस्टेंट का खास बात यह है कि दोनों का सिलेबस एक ही है। केमिस्ट्री में जो है वो दोनों का सिलेबस एक ही है, झारखंड पीजीटी और लैब असिस्टेंट। तो कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे जो झारखंड पीजीटी भी भरे होंगे और लैब असिस्टेंट भी हो, तो उनके लिए तो ये सुनहरा मौका है कि झारखंड पीजीटी के साथ साथ लैब असिस्टेंट का भी तैयारी हो जाएगा। और कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जो सिर्फ लैब असिस्टेंट भरे होंगे और कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो सिर्फ पीजीटी भर पाएंगे। लेकिन वैसे बच्चे जो दोनों भर लिए हैं, दोनों भर पाए हैं, झारखंड पीजीटी और झारखंड लैब असिस्टेंट, उनके लिए तो यह सुनहरा मौका है कि दोनों एग्जाम, और सबसे खास बात यह है कि दोनों एग्जाम सिर्फ 15 या 20 25 30 दिन के अंदर ही होने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि आज झारखंड पीजीटी का होगा और 2 साल बाद लैब असिस्टेंट का होगा। दोनों ही एग्जाम 15 20 25 30 दिन के अंदर ही होने वाले हैं। तो ये जो झारखंड पीजीटी और लैब असिस्टेंट है केमिस्ट्री का एग्जाम जो है वो अच्छे से पढ़ें और ये जो दोनों एग्जाम क्वालिफाई करें। हमारे पास झारखंड पीजीटी और लैब असिस्टेंट का ये सिलेबस है जिसमें टोटल 20 चैप्टर है। जिसमें पहला चैप्टर है गैसियस स्टेट, जिसमें पहला चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज एंड केमिकल बॉन्डिंग। दूसरा चैप्टर है दूसरा चैप्टर है गैसियस स्टेट। दूसरा चैप्टर है गैसियस स्टेट। तीसरा सॉलिड स्टेट। कुछ ऐसे ही करते करते हमारे पास 20 चैप्टर है जो कि हम एग्जाम से पहले कंप्लीट करने का कोशिश तो करेंगे पूरा, और एग्जाम से पहले कंप्लीट करवा ही देंगे। तो आज जो है हमारा जो टॉपिक रहेगा, सबसे पहला जो चैप्टर है एटॉमिक, जो सबसे पहला टॉपिक है एटॉमिक स्ट्रक्चर पीरियोडिक प्रॉपर्टीज एंड केमिकल बॉन्डिंग, उसमें से भी सबसे पहला आज एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले चैप्टर जो है सिलेबस का एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसको पढ़ेंगे। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम, स्ट्रक्चर ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो है, इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर एटम होता क्या है, और एटम का स्ट्रक्चर क्या होता है, और एटम किस चीज से मिलकर बना हुआ है। अगर एटम किसी चीज से मिलकर बना हुआ है तो वो क्या चीज है। तो एटम के बारे में बहुत सारी थ्योरीज आई। तो सबसे पहला जो थ्योरी है वो जॉन डाल्टन नाम का साइंटिस्ट, जॉन डाल्टन 1808 ईस्वी में 1808 ईस्वी में दिया, जो थ्योरी का नाम है डाल्टन डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। अब इस डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में डाल्टन जो है वो बोले, वो एटम के बारे में बोले। वो एटम को बोले कि एटम मैटर का वो स्मॉलेस्ट पार्ट है जिसको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता। मतलब डाल्टन के अनुसार डाल्टन के अनुसार एटम जो है, एटम का जो डेफिनेशन है वो है एटम इज द
स्मॉलेस्ट अनडिविजिबल पार्ट ऑफ मैटर। मतलब डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, जिसमें डाल्टन ने कहा कि एटम जो है वो है क्या है, मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है जिसको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता है। लेकिन बहुत सारे एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन के बाद पता चला कि एटम जो है वो भी सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। एटम जो है वो सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। एटम जो है, एटम आर मेड अप ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स, सब एटॉमिक पार्टिकल। एटम जो है वो किससे मिलकर बना हुआ है, सब एटॉमिक पार्टिकल। अब ये हमारे पास एक नया वर्ड आया, सब एटॉमिक पार्टिकल। अब ये सब एटॉमिक पार्टिकल क्या होता है, तो हमारे पास सब एटॉमिक पार्टिकल वो होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। हमारा सब एटॉमिक पार्टिकल क्या है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन का जो सिंबल होता है वो स्मॉल ई होता है, प्रोटॉन का जो होता है वो स्मॉल पी होता है, न्यूट्रॉन का जो होता है वो स्मॉल एन होता है। अब ये जो इस पे इलेक्ट्रॉन पर जो है कैसा चार्ज होता है, तो ये नेगेटिवली चार्ज होता है। प्रोटॉन जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन जो होता है वो चार्ज लेस होता है, इस पर चार्ज नहीं होता है, नो चार्ज, इस पर चार्ज नहीं होता है, न्यूट्रॉन पे चार्ज नहीं होता है, न्यूट्रॉन पे चार्ज नहीं होता है। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। अब इसका इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। और प्रोटॉन का जो मास होता है वो होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। और न्यूट्रॉन का जो मास होता है वो भी 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg होता है। अब यहाँ ये बात याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg होता है, क्योंकि ये कभी कभी क्वेश्चन में यूज होने वाला है। यहाँ तक हम लोग को ये पता चला कि एटम जो है वो सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बना होता है। वो भी सब एटॉमिक पार्टिकल कौन कौन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। लेकिन अब ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एटम में कैसे अरेंज्ड होते हैं, उनके लिए भी कुछ थ्योरी आई। उसमें से सबसे पहला थ्योरी है थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। एटम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अरेंजमेंट को बताता है ये। जो थॉमसन मॉडल ऑफ एटम जो है वो एटम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का अरेंजमेंट बताता है। तो थॉमसन जो थे वो बोले कि जो एटम जो है वो क्या है, वो पोजेज करता है स्फेरिकल शेप। एटम जो है वो क्या करता है, पोजेज करता है स्फेरिकल शेप। इनका जो स्टेटमेंट था वो क्या था, स्टेटमेंट जो था वो था क्या था कि एटम पोजेज स्फेरिकल शेप, शेप। इन्होंने कहा कि एटम जो है वो स्फेरिकल शेप पोज करता है, इसमें जिसमें पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। मतलब ऐसा नहीं कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा यहाँ कम, ऐसा नहीं।
पॉजिटिव चार्ज ये पूरे स्फीयर में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, इसलिए इसको बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज स्फीयर। मतलब बोले, थॉमसन बोले कि जो एटम है वो कैसा शेप का होता है, स्फेरिकल शेप का। उसमें से इन विच पॉजिटिव चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, उसमें से ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो पूरे स्फीयर में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। और इन्होंने कहा कि नेगेटिव चार्ज कुछ इस तरह से प्रेजेंट होते हैं स्फीयर में ताकि इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मेंटेन रहे। इलेक्ट्रॉन जो है कुछ ऐसे इस स्फीयर में अरेंज होते हैं ताकि जो ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो मेंटेन रहे। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन विच electrons are embedded in it in such a way that it give maximum electrostatic stability। इन्होंने कहा कि जो एटम होता है वो स्फेरिकल शेप का होता है जिसमें पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है और इलेक्ट्रॉन इस तरह से इसमें प्रेजेंट होता है ताकि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो मेंटेन रहे। ये जो आपको यहाँ जो दिख रहा है स्फेरिकल शेप जिसमें इलेक्ट्रॉन, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन है। ये है इलेक्ट्रॉन। अभी जो ये स्फेयर दिख रहा है ये बिल्कुल एक वाटरमेलन के जैसा दिख रहा है, वाटर मेलन के जैसा दिख रहा है और पाम पडिंग के जैसा दिख रहा है और रेजिन पडिंग के रेजिन पडिंग के जैसा दिख रहा है। इसलिए थॉमसन मॉडल को वाटरमेलन मॉडल, पाम पडिंग मॉडल और रेजिन पडिंग मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। तो लैब असिस्टेंट में ये क्वेश्चन आ भी सकता है कि थॉमसन मॉडल ऑफ एटम को और किस नाम से जाना जाता है। तो कौन सा नाम है, वाटरमेलन मॉडल, प्लम पडिंग मॉडल और रेजिन पडिंग मॉडल। इन तीन नाम से जाना जाता है किसको, थॉमसन मॉडल ऑफ एटम को। अब एक और मॉडल है जिसका नाम है रदरफोर्ड मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल, रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल, रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल। इस रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल में रदरफोर्ड ने कहा कि जो जो एटम जो है उसमें पॉजिटिव चार्ज और मोस्ट ऑफ द मास, जो एटम जो है उसमें से जो पॉजिटिव चार्ज और जो मोस्ट ऑफ द मास है वो एटम के सेंटर में लाई करता है। कहाँ, एटम के सेंटर पे लाई करता है। जो पॉजिटिव चार्ज और मोस्ट ऑफ द मास ऑफ द एटम कहाँ लाई करता है, सेंटर पे। कहाँ लाई करता है, सेंटर पे। कहाँ लाई करता है, सेंटर पे। सेंटर पे। इसी सेंटर को रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस का नाम दिया। किसका, न्यूक्लियस।
न्यूक्लियस का नाम दिया। रदरफोर्ड ने क्या बोला कि जो एटम जो है उसमें सब उसमें पॉजिटिव चार्ज और एटम का मोस्ट ऑफ द मास कहाँ होता है, एटम के सेंटर पे, उसी को उन्होंने न्यूक्लियस का नाम दिया। तो इनका जो स्टेटमेंट था या अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड मॉडल था वो था कि पॉजिटिव चार्ज एंड मोस्ट ऑफ द mass of the atom 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 is densely concentrated at at the center of the atom called nucleus। तो रदरफोर्ड ने कहा कि जो एटम जो है उसमें से उसका पॉजिटिव चार्ज और मोस्ट ऑफ द मास कहाँ लाया होता है, एटम के सेंटर में, उसी को उन्होंने न्यूक्लियस कहा। अब दूसरा जो स्टेटमेंट था उनका वो था कि जो न्यूक्लियस है जो न्यूक्लियस है एटम में, उसके न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन एक डेफिनिट सर्कुलर पाथ में मूव करते रहता है। इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के चारों ओर एक डेफिनिट सर्कुलर पाथ में मूव करते रहता है। कौन बोले, सेकंड स्टेटमेंट था इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉन वो क्या होता है, न्यूक्लियस के चारों ओर एक डेफिनिट सर्कुलर पाथ में मूव करते रहता है। मतलब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इज सराउंडेड surrounded electron is surrounded to nucleus which moves in definite circular path around the nucleus। दूसरा स्टेटमेंट था कि जो न्यूक्लियस है उसके चारों ओर एक डेफिनिट सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन मूव करते रहता है। मतलब ये रदरफोर्ड के अनुसार ये तो क्या हो गया, न्यूक्लियस है हमारा, ये क्या है, न्यूक्लियस। और ये इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन जो कहाँ डेफिनिट सर्कुलर पाथ में न्यूक्लियस के चारों ओर मूव करते रहता है। अब यहाँ से हमको एटम के बारे में, एटम के स्ट्रक्चर के बारे में ये पता चला कि एटम जो होता है वो पॉजिटिवली, एटम जो होता है वो स्फेरिकल शेप में होता है, उसके बीच में न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के चारों ओर एक डेफिनिट सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन मूव करते रहता है, इलेक्ट्रॉन मूव करते रहता है। अब हमको ये जो न्यूक्लियस है वो क्या होता है, पिछले यहाँ जो क्या है, न्यूक्लियस क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है, न्यूक्लियस क्या है, पॉजिटिवली चार्ज। इसका मतलब इसका मतलब कि अभी हम लोग कुछ देर पहले पढ़े थे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में ये तो नेगेटिवली चार्ज होता है, तो पॉजिटिवली चार्ज कौन होता है, प्रोटॉन। इसका मतलब इस न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन। ये पॉजिटिवली चार्ज है तो इसका मतलब इसमें क्या है, प्रोटॉन। और इसमें न्यूट्रॉन भी होता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, न्यूक्लियस के चारों ओर एक डेफिनिट सर्कुलर पाथ में मूव करते रहता है। तो हमको यहाँ से यह पता चला एटम की
एटम का स्ट्रक्चर के बारे में पता चला, एटम की स्ट्रक्चर के बारे में पता चला कि एटम में न्यूक्लियस होता है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर एक डेफिनिट सर्कुलर पाथ में मूव करता है, और न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। यहां तक वो था जो हमारे सिलेबस में पीजीटी और लैब एसिस्टेंट के सिलेबस में नहीं था। बस ये एटम के स्ट्रक्चर को बताने के लिए इतना हम लोग पढ़े। अब जो हमारा मेन जो कंटेंट है या मेन जो सिलेबस से आने वाला है जो पीजीटी में, वो है डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। डी ब्रोगली हाइपोथेसिस से पहले 1905 में 1905 में आइंस्टीन नाम के साइंटिस्ट ने आइंस्टीन नाम के साइंटिस्ट ने बोला कि जो लाइट है, लाइट जो है, लाइट जो है, लाइट जो है उसके पास डुअल नेचर होता है। लाइट जो है वो डुअल नेचर शो करता है। वो पार्टिकल नेचर भी शो करता है और वेव नेचर भी शो करता है। वेव नेचर भी शो करता है। 1905 में आइंस्टीन ने क्या बोला कि लाइट जो है, लाइट जो है, लाइट वो क्या है, क्या करता है, वो डुअल नेचर शो करता है। उसके पास पार्टिकल नेचर भी होता है और वेव नेचर भी होता है। इसी से आइडिया लेकर के डी ब्रोगली ने कहा, इसी से आइडिया लेकर डी ब्रोगली ने कहा कि जो मैटर है उसके पास भी डुअल नेचर है। जो मैटर है उसके वो भी डुअल नेचर शो करता है। मतलब स्टेटमेंट हुआ जो डी ब्रोगली का, वो क्या हुआ, लाइक लाइट मैटर also exhibit dual nature। डुअल नेचर, मैटर जो है वो लाइट के जैसा डुअल नेचर शो करता है। दैट इज पार्टिकल नेचर एंड वेव नेचर। डी ब्रोगली बोले कि जो लाइट जैसे दोनों बिहेवियर शो करता है, पार्टिकल नेचर भी और वेव नेचर, उसी तरह मैटर जो है, मैटर वो भी पार्टिकल नेचर भी शो करता है, साथ साथ वेव नेचर भी शो करता है। जो मैटर है वो क्या करता है, पार्टिकल नेचर भी शो करता है, साथ साथ वेव नेचर भी शो करता है। तो अगर कोई मैटर वेव नेचर शो करता है तो इसका मतलब क्या होगा, उसके पास कुछ वेवलेंथ होगा। अगर कोई मैटर अगर कोई मैटर वेव नेचर शो करता है तो उसके पास कुछ क्या होगा, वेवलेंथ। तो ये डी ब्रोगली ने यहां तक कैलकुलेट कर दिया कि अगर कोई मैटर वेव नेचर शो करता है और उसके पास वेवलेंथ है तो वेवलेंथ निकालने का फार्मूला भी डिराइव कर दिया उन्होंने। और वो फार्मूला है एच लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी। ये फार्मूला भी डिराइव कर दिया किसके लिए, ये वेवलेंथ निकालने के लिए। ये लैम्डा यहाँ क्या है, वेवलेंथ। वेवलेंथ वेवलेंथ निकालने के लिए कोई मैटर अगर कोई मैटर क्या करेगा, वेव नेचर शो कर रहा है तो उसके पास वेवलेंथ होगा। तो उस वेवलेंथ को निकालने के लिए उन्होंने एच बाई पी के फॉर्म में एक फार्मूला भी टाइप कर दिया। कौन, डी ब्रोगली। डी ब्रोगली डी ब्रोगली इवेन डिराइव्ड फॉर्मूला टू डिटरमाइन wavelength associated with
वेव। तो जो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस है वो क्या बताता है? डुअल नेचर। किसका डुअल नेचर? डुअल नेचर ऑफ मैटर। जो डी ब्रोगली है वो हमको क्या बताता है? डुअल नेचर ऑफ मैटर। मैटर का डुअल नेचर बताता है। और उन्होंने एक फार्मूला भी कैलकुलेट ड्राइव किया जो क्या था? लैम्डा इक्वल टू एच बाई पी। यहां पर यहां पर यहां पर जो लैम्डा है वो है, लैम्डा जो है वो लैम्डा जो है वो है वेवलेंथ। और जो एच जो है एच जो है वो है प्लैंक कांस्टेंट। एच जो है वो प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक कांस्टेंट जिसका वैल्यू होता है, एच जो है वहां क्या है? प्लैंक कांस्टेंट जिसका वैल्यू होता है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। और वहां जो नीचे में लैम्डा इक्वल टू क्या था? एच बाई पी। ये जो पी है वो है मोमेंटम। क्या है? मोमेंटम। अब हमारे पास ये फार्मूला क्या हो गया कैलकुलेट करने का? वेवलेंथ। वेवलेंथ कैलकुलेट करने का। अब हम लोग जानते हैं मोमेंटम मोमेंटम इक्वल टू क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी। मास इंटू वेलोसिटी, ये होता है फार्मूला। अब यहाँ जो P है, ये जो P है, इस P से P इक्वल टू क्या होता है? mv होता है। ये P इक्वल टू यहाँ mv लिख सकते हैं, तो हो जाएगा हमारा लैम्डा इक्वल टू h बाई एम भी। अब हमारे पास दो फार्मूला हो गया वेवलेंथ कैलकुलेट करने का। एक तो ये वाला है, दूसरा ये वाला है। एक तो ये वाला कैलकुलेट करने वेवलेंथ कैलकुलेट करने का एक ये फार्मूला हुआ, दूसरा ये। यहाँ पर क्या है? m क्या है? मास ऑफ पार्टिकल। और v क्या है? वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। v क्या है? वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। अब एक केस है कि लेमडा इक्वल टू एच बाई एम भी होता है। ठीक है, तो अगर m का वैल्यू बढ़ाते जाएंगे हम लोग, m का वैल्यू बढ़ाते जाएंगे तो लेमडा क्या होगा? कम होते जाएगा, क्योंकि लेमडा और m इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। लेमडा और m इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसलिए अगर वैल्यू m का वैल्यू बढ़ाएंगे तो लेमडा का वैल्यू घटते जाएगा। तो एज वैल्यू ऑफ मास, या तो एज मास ऑफ पार्टिकल इंक्रीजेज, वैल्यू ऑफ वेवलेंथ वेवलेंथ is too small to be measured। मतलब कि जैसे जैसे पार्टिकल का मास बढ़ाएंगे वेवलेंथ का वैल्यू इतना कम हो जाएगा कि उसको हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं, मतलब अगर बॉडी का मास या पार्टिकल का मास बहुत ज्यादा हो गया तो हम उसका वेव नेचर शो, क्योंकि उसका वेवलेंथ ही बहुत कम आ जाएगा, इतना कम आ जाएगा कि उसको हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं। जब बॉडी का मास अगर बहुत ज्यादा हो जाएगा तो वेवलेंथ इतना कम हो जाएगा कि उसको हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं।
तो उस समय जिस समय बॉडी का मास बहुत ज्यादा होगा उसमें वेवलेंथ नहीं होगा, और वेवलेंथ नहीं होगा तो वेव नेचर शो नहीं करेगा। इसीलिए इसीलिए जो डी ब्रोगली वेवलेंथ है वो सिर्फ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जिसको हम लोग आंख से देख नहीं सकते, उस सब पार्टिकल के लिए एप्लीकेबल है। जिसको हम लोग आंख से देख सकते हैं वो सब पार्टिकल के लिए नहीं एप्लीकेबल है, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए एप्लीकेबल है। सो डी ब्रोगली hypothesis is applicable for microscopic particle। अब हम इसको ये जो डी ब्रोगली जो हाइपोथेसिस है वो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए ही एप्लीकेबल है, उसको हम लोग न्यूमेरिकल से समझते हैं। और ये न्यूमेरिकल कभी कभी पीजीटी लैब असिस्टेंट में भी आ सकता है और आया भी हो सकता है। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ ए पार्टिकल whose mass is 1 kg and velocity is 1 मीटर पर सेकेंड। अब हमारे पास क्वेश्चन है कि वेवलेंथ कैलकुलेट करना है पार्टिकल का जिसका मास दिया हुआ है 1 kg और उसका वेलोसिटी कितने दिया हुआ 1 मीटर पर सेकेंड। अब बताओ 1 kg का तो मास होगा वो हम लोग तो आंख से देख सकते हैं, इसका मतलब ये माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल नहीं है। ये 1 kg जो है मास वो तो हम लोग आंख से देख सकते हैं, इसका मतलब ये 1 kg जो पार्टिकल है वो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल नहीं है। अब देखते हैं हमारे पास दो फार्मूला था वेवलेंथ कैलकुलेट करने का, h बाई एम बी, लेमडा इक्वल टू एच बाई एम बी और लेमडा इक्वल टू एच बाई पी। क्योंकि यहाँ पर मोमेंटम नहीं दिया हुआ तो वो फार्मूला हम लोग अभी यूज नहीं करेंगे, क्योंकि मास और वेलोसिटी दिया हुआ तो ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। यहाँ पर मास कितना दिया हुआ है, मास ऑफ बॉडी 1 kg और वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड। अब हम लोग फार्मूला में बैठाएंगे लैम्डा इक्वल टू एच का वैल्यू कितना आता है 6.626 इंटू 10 पर पावर माइनस 34 जूल सेकेंड, और मास का कितना है, मास 1 kg इंटू वेलोसिटी कितना है 1 मीटर पर सेकेंड। अब हम लोग क्या करेंगे, लेमडा इक्वल टू 6.626 इंटू 10 पर पावर माइनस 34 जूल को हम लोग लिख सकते हैं केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू सेकेंड, ये जो सेकेंड है, और यहाँ पर 1 kg इंटू 1 मीटर पर सेकेंड। ये अब हम लोग यहाँ जो है कैलकुलेट करेंगे आगे, जो हमारे जो ये लैम्डा इक्वल टू कितना आया था 6.626 इंटू 10 पर पावर माइनस 34 जूल को क्या लिख सकते थे केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर इंटू सेकेंड डिवाइड बाई मास 1 kg इंटू वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया हुआ था। अब यहाँ देखिए केजी से केजी कटा और पर सेकंड से 1 सेकंड पर सेकंड कटा, यहाँ पर सेकंड बचा, ये पर सेकंड से सेकंड खत्म, ये मीटर से 1 मीटर खत्म, यहाँ 1 मीटर बचा। अब हम यहाँ कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ आया हमारा लेमडा इक्वल टू 6.626 इंटू 10 पर पावर माइनस 34 मीटर। अब आप ही बताओ ये जो क्वांटिटी है 10 पर पावर माइनस 34 इतना कम है, इतना कम है कि हम इसको इग्नोर कर सकते हैं,
इसको इग्नोर कर सकते हैं। इसलिए हम पहले बोले थे कि जब मास, बॉडी का मास, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल मतलब बॉडी का मास ज्यादा है तो उसका वेवलेंथ इतना कम आएगा, इतना कम आएगा कि उसको हमको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, उसको हम लोग इग्नोर कर सकते हैं। मतलब जब जब कभी भी जब कभी भी बॉडी का मास 1 kg हो या माइक्रोस्कोपिक के अलावा माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल नहीं हो तो उसमें वेव नेचर शो नहीं करता है। मतलब उसका वेवलेंथ इतना कम आएगा कि उसका वेव नेचर शो नहीं होगा। अब हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं, उससे पता चलेगा। क्वेश्चन है कैलकुलेट कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन which moves with speed speed moves with velocity 1 मीटर पर सेकंड। अब देखिए इसमें क्या है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, क्या है, इलेक्ट्रॉन। यहाँ क्या है, इलेक्ट्रॉन, और उसका वेलोसिटी दिया हुआ है कितना, 1 मीटर पर सेकंड। यहाँ पर मास नहीं दिया हुआ है, इसलिए लेक्चर में पहले ही बता दिया, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है हमारा कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। अब यहाँ वेलोसिटी कितना दिया हुआ है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 मीटर पर सेकंड, 1 मीटर पर सेकंड। अब हमको निकालना क्या है, वेवलेंथ। वेवलेंथ इक्वल टू हमारे पास क्या फॉर्मूला, h/m/v। यहाँ पर h का वैल्यू कितना आता है, 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, डिवाइड बाई मास कितना है, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg इंटू वेलोसिटी कितना है, 1 मीटर पर सेकेंड, 1 मीटर पर सेकेंड। अब वेवलेंथ इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 6.626 इंटू 10⁻⁻34, और जूल को क्या लिख सकते हैं, kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर इंटू जो सेकंड है सेकंड, डिवाइडेड बाई 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg इंटू 1 मीटर पर सेकंड। अब ये kg से kg गया, पर सेकंड से एक पर सेकंड गया, यहाँ पर सेकंड बचा, ये पर सेकंड से सेकंड कट गया, मीटर से 1 मीटर गया, यहाँ मीटर बचा। अब इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, लैम्डा इक्वल टू कितना आएगा, मीटर में आएगा, कितना आएगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैलकुलेट करना पड़ेगा, और कैलकुलेट करने के लिए कितना था, 6.626 डिवाइड बाई 9.1, मतलब आया 0.728 इंटू 10 पर पावर -3, कितना आया, 10 पर पावर -3। अब इसको इधर करेंगे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, 7.28 इंटू 10 पर पावर -2 मीटर, सॉरी -4। ठीक है, तो ये वेवलेंथ और ये वेवलेंथ, देखिए यहाँ 10 पर पावर -34 है, और
यहाँ पर 10 पर पावर सिर्फ -4 है। मतलब ये तो वेवलेंथ और ये वेवलेंथ को हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं, जबकि वो वेवलेंथ जब हमारे पास माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल था इलेक्ट्रॉन, तब हमारे पास उसका वेवलेंथ मेजरेबल आया, जिसको हम लोग नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, मेजर कर सकते हैं। तो इसीलिए डी ब्रोगली वेवलेंथ, जो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस था, वो था क्या था, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए एप्लीकेबल था। बाकी वो सारे पार्टिकल जो आंख से देख सकते हैं उसके लिए एप्लीकेबल नहीं था। मतलब वो उसका वेव नेचर शो नहीं होगा, जो हम लोग आंख से देख सकते हैं वो उसका वेव नेचर शो नहीं होगा। अब हमारे पास जो दूसरा टॉपिक है सिलेबस का, वो है हाइजेनबर्ग हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। और इस हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का मजा वाला बात यह है कि पिछले बार लैब असिस्टेंट जो एग्जाम हुआ था, उसमें इस टॉपिक से, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से एक क्वेश्चन आया था। वो भी बहुत ही सिंपल, सिर्फ फार्मूला पे बैठाना था। तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में हाइजेनबर्ग बोलते हैं, कहते हैं कि जो भी पार्टिकल है, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, उसका हम लोग सही सही एक्यूरेटली एक्यूरेटली एक ही साथ पोजीशन और मोमेंटम मेजर नहीं कर सकते। मतलब हाइजेनबर्ग के अनुसार क्या है, इट इज इम्पॉसिबल इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन simultaneously 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 exact position and momentum of a particle particle with absolute accuracy। उनका कहना था, हाइजेनबर्ग का, कि कोई पार्टिकल है, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, उसका हम लोग पोजीशन और मोमेंटम एक ही साथ नहीं निकाल सकते। उन्होंने मैथमेटिकली एक फार्मूला भी दिया। मैथमेटिकली जो हाइजेनबर्ग का जो फार्मूला है वो है डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच बाई 4 पाई। क्या है, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू एच बाई 4 पाई। अब यहाँ पर जो डेल्टा एक्स है वो है अनसर्टेनिटी अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, और डेल्टा पी जो है वो है अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। डेल्टा एक्स जो है वो क्या है, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, और डेल्टा पी जो है वो क्या है, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। और एच के बारे में तो आपको पहले बता चुके हैं। एच क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट जिसका वैल्यू होता है कितना, 6.626 इंटू 10 पर पावर -34 जूल सेकंड। और नीचे क्या था, पाई था, h/4 पाई। पाई पाई क्या है, कांस्टेंट है जिसका वैल्यू कितना था, 3.14। ठीक है। अब
डिफरेंट केसेस लेते हैं। केस वन इफ डेल्टा एक्स इक्वल टू जीरो, मतलब अनसर्टेनिटी इन पोजीशन इज इक्वल टू जीरो, मतलब कि जो हम लोग पोजीशन है वो सही सही मेजर, अगर अनसर्टेनिटी इन जीरो हो जाएगा इसका मतलब क्या हुआ कि जो पोजीशन है वो एक्यूरेटली मेजर कर रहे हैं। जब पोजीशन एक्यूरेटली मेजर कर रहे हैं तो क्या होगा, हमारे पास क्या होता है फार्मूला, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू एच बाई फोर पाई होता है। अब डेल्टा पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू एच बाई फोर पाई, यहाँ डेल्टा एक्स होगा। अब डेल्टा एक्स का वैल्यू जैसे जीरो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, डेल्टा पी इक्वल टू एच बाई फोर पाई इंटू जीरो, जैसे ये जीरो हो जाएगा तो डेल्टा पी क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। क्या हो जाएगा, किसी चीज को जीरो जीरो से डिवाइड करेंगे इनफाइनाइट हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम सही सही पोजीशन को मेजर करना चाहें, सही सही पोजीशन को मेजर करना चाहें तो मोमेंटम जो है, मोमेंटम में जब मेजर करना चाहेंगे तो उसकी अनसर्टेनिटी पूरा इन्फिनाइट हो जाएगा, इतना ज्यादा अनसर्टेन हो जाएगा, इन्फिनाइट हो जाएगा। इसका मतलब है कि दोनों को एक साथ, अगर किसी एक को भी, इसको भी अगर मान लीजिए केस टू में, अगर केस टू व्हेन डेल्टा पी इज इक्वल टू जीरो, पिछले में था डेल्टा एक्स, मतलब अगर पोजीशन अगर हम लोग सही से मेजर करना चाहें तो हमारे पास क्या होता था, जो अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम था वो इनफिनाइट हो जा रहा था। उसी तरह अगर मोमेंटम हम लोग सही से मेजर करना चाहें तो क्या होगा, तो हमारे पास जो फार्मूला था डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू एच बाई फोर पाई, इसमें से डेल्टा एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स इक्वल टू हो जाएगा एच बाई फोर पाई इंटू डेल्टा पी। और जैसे डेल्टा पी ये यहाँ जीरो बैठाएंगे एच बाई फोर पाई, और डेल्टा पी का वैल्यू यहाँ क्या है, जीरो, जीरो बैठाएंगे तो क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स इक्वल टू इन्फिनाइट। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर अगर डेल्टा अगर हम पोजीशन को, मोमेंटम को सही सही मेजर करना चाहें तो पोजीशन में इतना अनसर्टेन आ जाएगा, इन्फिनाइट आ जाएगा, अनसर्टेनिटी इन्फिनाइट आ जाएगा। इसलिए कहते हैं वो हाइजेनबर्ग की दोनों को एक साथ मेजर करना साइमल्टेनियसली विथ एब्सोल्यूट एक्यूरेसी पॉसिबल नहीं है। अब हमारे पास एक और केस है, जैसे हमारा मोमेंटम इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। तो डेल्टा पी इक्वल टू क्या होगा, मास इनटू डेल्टा बी। इसमें डेल्टा नहीं लगाएं क्योंकि मास, बॉडी का तो मास तो कभी चेंज होएगा नहीं ना, जो बॉडी का मास है वही तो रहेगा, इसलिए डेल्टा इसमें नहीं लगाएं। वेलोसिटी चेंज हो सकता है बॉडी का या पार्टिकल का, वेलोसिटी चेंज हो सकता है लेकिन मास तो चेंज नहीं होगा, इसलिए इसमें डेल्टा एम नहीं लगा, डेल्टा भी लगा इसमें। ठीक है, अब डेल्टा पी इक्वल टू एम इंटू डेल्टा बी। हमारे पास क्या था फॉर्मूला, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इक्वल टू एच बाई फोर पाई। अब यहाँ पर डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी का वैल्यू यहाँ पर क्या है, एम इंटू डेल्टा बी इक्वल, अरे डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू एच बाई फोर पाई। तो यहाँ डेल्टा एक्स, यहाँ डेल्टा पी का वैल्यू बैठा देंगे एम इंटू डेल्टा बी ग्रेटर देन इक्वल टू एच बाई फोर पाई, ये होगा। अब यहाँ से क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा बी ग्रेटर देन इक्वल टू एच बाई फोर पाई एम, ये लिख सकते हैं। ये हमारे पास नया फॉर्मूला आया जिसमें क्या है, डेल्टा एक्स क्या है, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, और डेल्टा भी क्या है, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। ठीक है, और एम क्या है, मास ऑफ पार्टिकल। ठीक है, अब ये फार्मूला से ही आया था लैब असिस्टेंट में, ये वाला फार्मूला से उन्होंने इसका वैल्यू दे रखा था, इसका पूछा था, या इसका वैल्यू दे रखा था, इसका पूछा था, हमको याद नहीं है ठीक से।
और उसमें पाई का वैल्यू दे रखा था 3.14, बाकी ये डेल्टा भी या डेल्टा एक्स निकालना था, उसमें से एक कोई दे दिया था। तो यही सिर्फ यही फार्मूला अगर याद रहता तो वो आराम से क्वेश्चन बन सकता था। डेल्टा एक्स जो है, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा भी ग्रेटर देन इक्वल टू एच बाई 4 पाई। और ये जो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा भी है, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा भी है जो, इसी को हम लोग बोलते हैं अनसर्टेनिटी कांस्टेंट। इसको क्या बोलते हैं? अनसर्टेनिटी कांस्टेंट। तो कभी कभी क्वेश्चन ये भी आ सकता है, डिटरमाइन अनसर्टेनिटी कांस्टेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो उसमें इलेक्ट्रॉन का तो हमको मास तो पता है 9.1 इंटू 10⁻31। 4 क्या है? कांस्टेंट। पाई का भी वैल्यू कांस्टेंट, 3. एच का वैल्यू कांस्टेंट। तो उसमें कुछ वैल्यू नहीं दिया रहेगा, सीधा सिर्फ क्या पूछेगा, कैलकुलेट अनसर्टेनिटी कांस्टेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हम मास, इलेक्ट्रॉन का मास बैठाएंगे, यहाँ पाई 3.14, यहाँ 4 पहले से कांस्टेंट है, यहाँ इसका वैल्यू बैठा देंगे, जो आएगा सो आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।